संबोधन का सहारा नहीं लेता हूँ, कोई संबोधन नहीं, कोई भूमिका नहीं। आज इस कार्यक्रम के लिए जो हमारी परिकल्पना थी बहुत अनौपचारिक किस्म के, बहुत आत्मीय किस्म के आयोजन की कल्पना थी। तो शायद मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि आप लोगों का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। एक बहुत आत्मीय संलग्नता का एहसास जरूर है। मैं चाहता था कि दिल्ली जैसे शहर में जो बहुत छोटी सी मंडली ऐसी बची हुई है जो डॉक्टर दिनेश साहब को या उनसे जुड़े लोगों को जानती रही निजी तौर पे, जिसको बड़े नामों मतलब हमें लगातार ऐसे प्रस्ताव मिलते रहे कि इनको बुलाइए, उनको बुलाइए, इनको मुख्यमंत्री बनाइए, उनको अध्यक्ष बनाइए। हमने सब छोड़ दिया। हमने कहा कि दिल्ली में ऐसे आयोजन रोज होते हैं, ढेर सारे होते हैं। हमारा आयोजन ऐसे किसी औपचारिकता से हल्का सा आयोजन हो। तो आज हम सबकी भूमिकाएं निश्चित हैं। बस मैं चाहूंगा पिछले महीने अप्रैल में 13 अप्रैल को हिंदी के बड़े आलोचक डॉक्टर दिनेश साहब का देहांत हुआ था और मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य कम से कम जो मेरी पीढ़ी रही रांची में, जो हम लोग पढ़ते लिखते रहे, हमने महसूस किया कि कितना उन्होंने हमें दिया है। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और जो परंपरा पढ़ने लिखने की चीजों को भीतर जाकर तलाश करने की अगर कहीं से हासिल हुई हमें, तो शायद वो डॉक्टर दिनेश साहब थे। ये इत्तेफाक है कि हिंदी का प्रदेश बहुत बड़ा है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते जाते सारी बिजलियां जैसे बुझ जाती हैं। तो डॉक्टर दिनेश साहब को शायद दिल्ली में उस तरह स्मरण करने वाले लोग कम हैं, लेकिन जो हैं उन सबके साथ आज हम यहाँ हैं। और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आयोजन से पहले 1 मिनट का मौन हम लोग रखें डॉक्टर दिनेश साहब के प्रति। इस आयोजन में हम चाहते हैं कि हम लोग कुछ संस्करण, उनकी कुछ किताबें हमारे पास बिल्कुल नहीं हैं। हाल ही में उनकी 2 किताबें आई थी, एक उर्वशी और उससे जुड़े आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह था, और दूसरा वर्ल्ड पिटमैन का बहुत अच्छा अनुवाद उन्होंने किया था जो बिल्कुल तुरंत आया है। हम लोग उसके लोकार्पण के अलावा जो उनसे निजी संस्मरण रहे हम तमाम लोगों के अलग अलग ढंग के, एक छोटा सा मैं बता दूं कि उनका रचना साहित्य, उनका काम कितना विपुल था। मतलब ये सच है कि जब आप किसी को करीब से देखते हैं तो आप नहीं जानते कि उन्होंने कितना काम किया। जब उनकी तैयार की हुई किताबों की सूची बनाने में बैठे, वैसे बता दूं कि फादर कमल मुल्के का जो शब्दकोश है, उस शब्दकोश में बिल्कुल बराबर का साझा उनका रहा। और ये बात उन्होंने मुझे बताई कि शुरू में डॉक्टर मुल्के उसका कुछ छोटा रूप संक्षिप्त संस्करण तैयार कर रहे थे। बाद में इसलिए उसमें ए से लेकर ई तक शब्द संख्या कम है, ई के बाद शब्द बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि इसको बेहद आकार दिया जाए। ऐसा ढेर सारा काम उनका था। मैं देख रहा हूँ कि किताबों की सूची, लोक साहित्य और संस्कृति, प्रसाद की विचारधारा, हॉफमैन और मुंडारी पोएट्री, मिथक प्रतीक और कविता, मानस कौमुदी, प्रसाद की साहित्य दृष्टि, बाइबल के 3 लघु उपन्यास कामिल गुरु के साथ उन्होंने तैयार किए थे। आज के लोकप्रिय कवि जयशंकर प्रसाद, मुंडारी शब्दावली, कामिल गुलके पर उनकी किताब थी भारतीय साहित्य के निर्माता, मानस कामायनी और उर्वशी, जिसका आज लोकार्पण यहाँ होगा। और मैं इस तथ्य को कभी नहीं भूलूंगा, वर्ल्ड पिटमैन की कविताओं का अनुवाद। इसके अलावा उनका अपना काम था, रचनात्मक और राम था। कई किताबों के संपादन, एक ईसाई की आस्था, राम कथा एंड अदर एसेज, फादर कामिल गुलके के अंग्रेजी हिंदी कोश का संबोधन बता ही चुका हूँ कि मैं उन्होंने किया था। ढेर सारे सम्मान उनको मिले। मैं सूची गिनाना नहीं चाहता, सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली में बैठकर हम बहुत सारे लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है कि छोटे छोटे शहरों में लोग कितना महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। आज शायद उस चर्चा का विषय उस तरह नहीं है। मैं आमंत्रित करता हूँ आप लोगों को जो छोटे से स्वागत के लिए। नीला प्रसाद आप जानते हैं, हिंदी की इन दिनों उनका कविता कहानी संग्रह साथ में और खूब चर्चित रहा, वो उनकी बेटी भी है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। क्या करूँ नीला
आते ही एक छोटी सी गोष्ठी थी। मैंने वहीं से ये सोच लिया था कि यहाँ आकर के मैं इस काम में लगूँ। पर अभी जो मेरी मनस्थिति है वो ये कि जैसे उनको गए हुए 1.25 महीने हो गए, लेकिन दिल में इस विकार की स्थिति नहीं आई है कि वो अब हमारे बीच नहीं। रोज़ रोज़ ऐसा लगता है कि हाथ मोबाइल को नंबर घुमा देते हैं और अचानक एक झटका लगता है। तो मुझे ये तो अच्छा लग रहा है कि उनकी कर्मस्थली से और उनकी जन्मस्थली से इतनी दूर इतने लोग इकट्ठा हुए हैं उनको याद करने के लिए। और मैं बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। पिछले महीने की 13 तारीख को जिस दिन उनका निधन हुआ, हम उनको घर ला पाते उसके पहले ही हमारा घर, रांची का हमारा छोटा सा घर पूरी तरह भर गया। मीडिया कर्मियों से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, उनके चाहने वाले, उनके नए पुराने शिष्य। और तब मुझे ऐसा लगा कि शब्दों की दुनिया में रहने वाले लोग कभी जाते नहीं। जो लेखनी में है वो अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे बीच बने ही रहते हैं। और आज की ये गोष्ठी शायद उसी का प्रमाण है। हमने उन्हें खो दिया, लेकिन उनके जो शब्द हैं, उनका व्यक्तित्व है, उनका स्नेह है, वो अभी लोगों को बांधे हुए हैं। उनके बारे में जो बातें लिखी गई उनके जाने के बाद में और अखबार में, उनसे अलग उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए मैं वो कहना चाहूँगा। उनका जन्म मुंगेर में हुआ। मेरे दादा की दूसरी शादी से वे प्रथम संतान थे और वो शादी अपेक्षाकृत बड़ी उम्र में हुई थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत छोटी उम्र में अपने सभी छोटे भाइयों का उत्तरदायित्व आ गया। उन्होंने अपने से छोटे 4 भाइयों को पढ़ाया, उनकी शादी की और अपनी 5 संतानों का दायित्व निभाया। और इस बीच बहुत सारे संघर्ष उनको झेलने पड़े, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। मेरी माँ भी अक्सर बीमार थी। तो ये जो किताबें हैं जिनकी फ्रंट पेज का कवर इसके अंदर लगा है, और किताबें यहाँ हैं, बहुत सहूलियत के बीच लिखी गई किताबें नहीं। वो तमाम संघर्षों और तमाम तनावों और बहुत तरह की राजनीति, आंतरिक और बाहरी दबावों के बीच लिखी गई किताबें हैं। जब हम किसी की किताब पढ़ते हैं तो शायद उन संघर्षों पर हमारी नज़र नहीं जाती, और इसीलिए मैंने उन्हें अलग से रेखांकित करना महत्वपूर्ण समझा। पिछले 1-1.5 साल से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। उन्हें पार्किंसन हो गया था और उनके ब्रेन सेल्स धीरे धीरे मर रहे थे। उसका असर उनके शरीर के अंगों पर दिखने लगा था। और वे बार बार कहते थे कि अगर उन्हें चेतन मस्तिष्क के कुछ महीने मिल जाए तो वे अपने बचे हुए काम, जो संजोने बाकी है किताब, जो सलाहकार होने बाकी है वो कर दें। पर नियति वैसा मंजूर नहीं हुआ। उनके जाने के बाद भी इतनी सामग्री बची हुई है कि उनसे 3-4 किताबें तैयार हो सकती हैं। एक किताब इलाहाबाद में प्रेस में आई, 2 किताबें अभी हाल में आई इस पुस्तक मेले में, जिनका लोकार्पण आज होगा। इसके अलावा उन्होंने फारूक हुसैन को ये वादा किया था कि मैं उनकी जीवनी लिखेंगे, वो काम तय किया है। वो मुंगेर में अपनी पिछली पीढ़ियों के इतिहास पर भी खुद को ये किताब लिख रहे थे, वो काम भी अधूरा रह गया है। उन्होंने हाल में अपनी कविताओं की एक डायरी मुझे दी, और तब पहली बार मुझे पता चला कि उनके पास कोई ऐसी डायरी है और उसमें 100 से ज़्यादा कविताएँ थी। पर जो डायरी उन्होंने मुझे दी उसमें भी 70 कविताएँ हैं, और वही कविताएँ 1960 से लेकर के 2007 तक। और उनके पास ऐसी किसी डायरी होने का पता हम भाई बहनों में से किसी को नहीं था, इसलिए हम सब बहुत आश्चर्य में पड़ गए। और मुझे अच्छा लगा कि ये डायरी उन्होंने ये कहते हुए मुझे दी कि ये उनका उपहार है मेरे को। और मुंगेर पर जो किताब लिख रहे थे उसकी पांडुलिपि में उन्होंने कहा था कि वो पहले ले जाऊँ। मुझे नहीं पता कि मैं उसे पूरा भी कर पाऊँगी या नहीं। छोटी संतान हूँ, हंस करने वाली, उनकी बात नहीं मानने वाली और उनकी चीज नहीं चलने वाली। पर फिर भी उन्होंने बहुत गाढ़ हमेशा अपनाए रखा और स्नेह किया। उनके जाने के बाद अक्सर ये कहा गया कि अगर दिल्ली में होते तो शायद उनका ज़्यादा नाम होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर दिल्ली में भी होते तो वो अपने स्वभाव से अलग नहीं हो पाते और इसी तरह अपनी एक दुनिया में चुपचाप अपना काम करते रहते। साथ ही ये भी है कि उन्होंने लोक साहित्य और संस्कृति वगैरह में जितना काम किया, आदिवासी भाषाओं में जितना काम किया, वो तब वो नहीं कर पाते। और न ही फादर काबिल गुर्गे के घर
राह उनके लिए चुनी शायद वो दिल्ली तक नहीं पहुंचते। इतना ही कहते हुए मैं चाहूँगी कि प्रियदर्शन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आप सबों का आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार के साथ बनाएं। प्रियदर्शन जैसा मैंने कहा कि सार्वजनिक कोई रूपरेखा हमारे दिमाग में साफ नहीं है। नीला जी के दिमाग में, मेरे दिमाग में और कुछ और शुभ चिंतकों के दिमाग, जैसे जैसे विमल कुमार ने कहा कि आयोजन अवश्य होना चाहिए, बल्कि वो चाहते थे बड़ा आयोजन, इत्तेफाक से खुद आज बहुत अनुपस्थित हैं यहाँ, लेकिन सच है कि उनके 2-3 फोन मेरे पास भी आए और शायद नीला जी के पास भी 2-3 SMS गए, जिससे इस आयोजन पे थोड़ा दबाव हमने महसूस किया। भारत भारद्वाज जी हमारे बीच हैं, साधना जी हैं, नीला जी के बहुत अच्छे दोस्त, ये तमाम लोग कहीं न कहीं इस आयोजन की भूमिका से जुड़े हैं, लेकिन कोई रूपरेखा मेरे पास नहीं है। बस वो लोग मेरे सामने हैं जो मैं जानता हूँ कि किसी न किसी रूप से रजिस्टर जी से जुड़े रहे। मैं चाहूँगा कि पहले बहुत संक्षिप्त ढंग से, कोई भाषण की बात पे आए नहीं, बस अपने अपने अनुभव साझा करने की, यादें साझा करने की एक छोटी सी कोशिश। शुरुआत में करता हूँ विनीत कुमार से, शायद वो उनके सबसे आखिरी छात्र रहे होंगे जो इस सभा में मौजूद हैं। विनीत जी। सर, मेरे क्लासरूम के टीचर नहीं थे, क्योंकि मैं सेंट जेवियर्स रांची का छात्र रहा हूँ और वो रांची यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए। मेरा उनसे परिचय से इतना था कि मैं डॉक्टर कामिल के शोध संस्थान के कोने में बैठा रहता था, कुछ पढ़ता लिखता रहता था। और यकीन मानिए कि मैं सिर्फ नंबर हिंदी साहित्य में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आए, मैंने हिंदी साहित्य की पढ़ाई उसी लिहाज से की। इसी बीच दिनेश्वर प्रसाद से मेरा परिचय हुआ। डॉक्टर कामिल के शोध संस्थान में 17 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती थी और हर साल वो नियमित रूप से आते थे। उसके बाद हम ग्रेजुएशन की तैयारी में लग गए और ये वो दौर था जिसमें सबसे ज़्यादा दिनेश्वर सर से जुड़ने का मौका मिला। हमें JNU आना था, JNU की हम तैयारी कर रहे थे और तभी हमने कहा था कि आपसे कुछ बात करते हैं। सिलेबस लेकर उनके सामने हम थे और जो एक पैटर्न है साहित्य का, काव्य, संवेदना, शिल्प, मुक्तिबोध, ये सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने ये सारी चीज़ों को सुनने के बाद सिर्फ एक बात कही, पहले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ो, बाकी की चीज़ें तो बाद में कभी भी पढ़ लोगे। JNU का एंट्रेंस आता बहुत लंबी है, मैंने एक संस्मरण लिखा है पोस्ट की शक्ल में, पूरी बात नहीं कहूँगा, लेकिन JNU के एंट्रेंस के रिजल्ट आते इसके पहले IIMC का रिजल्ट आ गया था और एक साहित्य के विद्यार्थी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा तो उसे जनसंपर्क और विज्ञापन जैसे कोर्स में दाखिला मिल रहा था। मेरे इस रिजल्ट से वो बहुत उदास हो गए, अचानक से उदास हो गए और कहा अच्छा तुम भी वही सब करोगे जो MBA वाले लोग करते हैं, जो IIT में जाकर लोग करते हैं। और उनको बड़ी निराशा हुई कि लंबे समय तक जिस छात्र को हमने, उस छात्र को जिस पर इस तरह से अधिकार नहीं था कि वो उसने मैंने उसे क्लासरूम में पढ़ाया है और इस अधिकार से वो कुछ बोल सके, वो बहुत ही स्नेहिल और बहुत ही आत्मीय किस्म का संबंध था। और वो सारी बातें करने के बाद मेरा JNU में नहीं हुआ। दूसरी बार मैं मिलने गया, उन्होंने थोड़ी राहत सी महसूस हुई। बाद में मैं चला आया और पता नहीं क्या था, मैं IIMC की गेट पर 35-36 हज़ार रुपये लेकर खड़ा भी था, लेकिन मैं लौट आया। हिंदू कॉलेज से मैंने हिंदी साहित्य में MA किया, जिसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं बहुत ईमानदारी से बात करता हूँ, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ था और मैंने हिंदी साहित्य से MA किया। और जब तक टुकड़ों टुकड़ों में उबड़ खाबड़ तरीके से मैं उस हिंदी का कर्ज चुकाता रहता हूँ, कभी कुछ TV सीरियल और स्त्री पर लिखकर, कभी कुछ संस्कृति पर लिखकर, कभी दुकान किस्म की कुछ चीज़ें लिखकर। मुझे नहीं पता कि ये हिंदी साहित्य का कर्ज है या दिनेश्वर प्रसाद ने जो मुझे पढ़ाया उसका कर्ज है, लेकिन किसी न किसी रूप में यह कर्ज है। और जब उनके बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे ग्लानि होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं उनकी सादगी से प्रभावित हूँ। दीदी बैठी हुई है, मैंने 1-2 बार उनके शर्ट के बटन को गौर किया, वो ब्लाउज के बटन लगे होते हैं और वो सादगी थी। वो उसे मैं अगर नाराज होंगे तो मैं माफी मांगता हूँ,
लेकिन वो सादगी थी और वो सादगी मुझे बहुत प्रभावित करती थी, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी। मैं जिस परिवेश से आया था, अगर मैं उस तरह की सादगी ओढ़ता तो वो एक फैशन होता, वो कोई एक स्वाभाविक स्थिति नहीं होती मेरे दिखने की और मेरे होने की। लेकिन उस सादगी को मैं बहुत लंबे समय तक ढो नहीं पाया, कैरी नहीं कर पाया, ले नहीं जा पाया। और जब तक मुझे ग्लानि होती है, आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि 17-18 मार्च को मैं दिल्ली में था, रांची में था, 3-4 घंटे के लिए था। और सबसे पहले मैं बुल के शोध संस्थान गया था। मुझे 35-36 कुर्सियों पर एक भी साहित्य की किताबें फैली हुई नहीं थी। सब प्रतियोगिता, दर्पण, क्रॉनिकल, कंपटीशन, सक्सेस रिव्यू, रेलवे बैंकिंग की किताबें, और मैं लगभग रो पड़ा। और वहाँ के जो मेरे समय के डायरेक्टर थे, मैंने बहुत बेचैनी से उनको खोजा और पता चला कि वो बीमार हैं, और कोई दूसरे डायरेक्टर आ गए, लाइब्रेरियन भी नहीं थी। और मैं दिनेश्वर सर की भी कुछ बातें वहाँ पर करने लगा, 1-2 चेहरे जो मुझे दिखे, और मुझे लगा कि उनके जाने के पहले ही बुल के खत्म हो गया। मतलब अगर मैं बहुत ब्लंटली कहूँ तो दिनेश्वर जी के जाने के पहले बुल के शोध संस्थान मर गए। मुझे लगता है कि हम दिनेश्वर जी को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन बुल के शोध संस्थान को जरूर वापस ला सकते हैं। और सच्ची श्रद्धांजलि दिनेश्वर प्रसाद की यही होगी कि बुल के शोध संस्थान में कुछ साहित्य की किताब और उनके पन्ने खोले, इसकी कोशिश हम क्या कर सकते हैं, इस पर बात। मेरा कहना कि दिनेश्वर जी के देहांत के बाद सबसे पहला संस्मरण मेरी इतने ही लिखा था, और बहुत बढ़िया लिखा था। लेकिन इला प्रसाद जो बड़ी बहन है नीला प्रसाद थी, वो और नीला दी दोनों का की नजर एक ही वाक्य पे थी, ये उसने कैसे लिख दिया कि बाबूजी ऐसे नहीं रहते थे। बेटियों को लग रहा था कि उनकी गैर जिम्मेदारी का सबूत है। खैर, चूक हुई मुझसे। देवेंद्र जी हमारे बीच है, देवेंद्र चौबे, जो मैं ठीक से जानता हूँ कि उनके बहुत करीबी शिष्य रहे, और रांची यूनिवर्सिटी से एमए करते हुए उन्होंने मैं चाहता हूँ कि देवेंद्र जी आकर कुछ बातें करें। दिन पहले देवेंद्र जी का फोन आया तो मुझे ऐसे इसलिए लगा कि दिल्ली में हम उनको याद करने जाते हैं, और निधन की खबर वाकई हम सबके लिए बहुत चौंकाने वाली थी। और इसलिए थी कि कई बार लगता है कि आपके टीचर जो होते हैं कभी मरते नहीं हैं, हमेशा किसी न किसी बहाने वो जीवित रहते हैं। और इसी के कहेंगे कि उनकी तो बहुत सारी इतनी यादें हैं हमारे पास, और जिसे शेयर करना कई बार बहुत मुश्किल भी लगता है, क्योंकि जिस माहौल में वे काम करते थे, जैसा कि बताया गया घर में जो स्थिति थी बीमारी की, और ठीक उसी के समानांतर जो उनका विभाग था रांची यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर प्रोफेसर रजिंद्र कुमार हिंदी के डिपार्टमेंट को करते थे, और उनके साथ काम करना किसी के लिए और हम लोग देखते थे कि रजिंद्र कुमार जी कितना टेरर था उस विभाग में। और कई बार मुझे पहली घटना तब याद आती है कि हम लोग ने एमए एडमिशन लिया 84 में, और हम जैसा कि होता था कुछ सारे लोग थे वहाँ जाते ही कहा कि यहाँ कुछ गतिविधियाँ होनी चाहिए, और वहाँ कुछ होता नहीं था। हम लड़कों ने मिलकर के हिंदी साहित्य परिषद का गठन किया, और हमने कहा कि अगले सप्ताह समाज में कार्यक्रम रखेंगे, जिसमें ये कहानी पाठ करेंगे, ये कविता पाठ करेंगे। हम लोगों ने सारा कार्यक्रम तय कर दिया कि रजिंद्र कुमार जी चूँकि अध्यक्ष हैं तो अध्यक्षता करेंगे, और दिनेश्वर प्रसाद चूँकि दूसरे सबसे वरिष्ठ शिक्षक हैं, तो ये एक तरह से उसका मतलब उसके साथ जुड़े रहेंगे। और 11 बज गए, हमारे सारे शिक्षक आ गए, सारे छात्र आकर बैठ गए, कहानी पढ़ने वाले वहाँ इकट्ठा हो गए, लेकिन रजिंद्र कुमार जी नहीं आए। 11 बजे नहीं आए, 11:30 बजे नहीं आए, 12:15 बजे नहीं आए। तब मैंने उससे आग्रह किया कि अब आपके कार्यक्रम की अध्यक्षता करिए और हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो दिनेश्वर जी थोड़ा सा इसके बोले कि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और मेरे लिए ठीक नहीं है कि मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करूँ। हम लड़कों ने बहुत जिद की कि आप सबसे बड़े शिक्षक हैं, आपको ही करना चाहिए, और हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी। हमने घोषणा कर दिया कि अभी जब तक रजिंद्र जी नहीं आते तब तक दिनेश्वर जी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, और हम लोग कहानी पाठ शुरू हो गया। हम लोग देखें कि ऐसे पाठ चल रहा था, और रजिंद्र कुमार जी आए, दरवाजा से झाँका और आगे चले। उस मतलब सेमिनार हॉल में नहीं आए,
और जब कार्यक्रम करीब 1:30-2 बजे समाप्त हुआ तो उन्होंने सबको बुलाया और पता नहीं मुझे शेयर करना चाहिए कि नहीं, उन्होंने सीधे हम 5 छात्रों से कहा कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं नहीं बात हम पढ़ना चाहते हैं, आगे ऐसे नहीं चलेगा, आगे से ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। तो फिर उन्हें 150 शादी किया गया। हमने कहा क्या करें, तो उन्होंने कहा कि विवाद थोड़ा सा बाहर भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और उसके बाद कृष्णा प्रदर्शन को पता है कि हमने रांची में मिलकर के परिचय जैसी संस्था का बनाया और लगातार हम लोग रांची में जब तक रहे 4-5 साल तक परिचय में खास और जशवाल थी, नबील साहब दाली थी, निहारिका सिन्हा थी, ये सब लोग बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। हाँ, नबील साहब दाली बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं और इसका गवाह ये है कि हम सब लोग ने करीब 1988 में किताब छपी दस्तर के नाम से, जिसमें उस ग्रुप के लगभग सारे कवियों की कविताएं हैं, 10 कवि की जांच तो बाहर गई। और उसके बाद समझिए कि लगातार हम लोग को नमस्ते से नहीं कहूँगा कि लगातार सपोर्ट करते रहे, लेकिन लगातार हमारी बातचीत होती रही। हम लोग लगातार विभाग के बंदे, हम लोग विभाग के बाहर काफ़ी सक्रिय रहे। और उसका जो घटना मुझे याद आती है कि उसी में जो बहुत बड़ी घटना घटी थी जिसके चलते बच्चे पाजी सस्पेंड हो गए थे और दिनेश्वर प्रसाद जी अध्यक्ष बने थे विभाग के। वह घटना हम लोग के लिए बहुत बड़ी घटना थी और हम लोग बहुत निश्चिंत हो गए थे, क्योंकि उसके पहले हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत मशहूर था। यहाँ पर जो टॉपर्स होते हैं 1 to 10 वो पहले से ही तय होते हैं, कौन बनेगा ये तय होता है। तो हम लड़के के डरते डरते निश्चित था इससे पूछे कि क्या आगे भी ऐसा ही होगा, बोले नहीं आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग परीक्षा दीजिए, जिसका जो होगा होगा। और मैं तो मानता हूँ कि अगर ये अध्यक्ष नहीं होते तो मैं उस वर्ष का अपने बैच का सब टॉपर नहीं होता था। मुझे प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान मिला था और मुझे बहुत अच्छे नंबर से पास किया था। लेकिन उसके बाद फिर दूसरा संकट शुरू हुआ कि जो BA के टॉपर थे उन्होंने मतलब अखबार में काफ़ी बच्चेबाजी की कि काफ़ी सारी बातें लिखी और उसी दिन मैंने JU का इंटरेस्ट दिया। ये बात करीब 89 की है, वही में इंटरेस्ट दिया और जुलाई में JU का इंटरव्यू दिया। फिर मैं जब गया वहाँ से यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेने, तब पता चला कि अखबार में ऐसी खबर छपी है। मैं फिर उनके पास गया, मैंने कहा कि मुझे कुछ इसका जवाब देना चाहिए। तो जवाब क्यों देना चाहते हो, हमने यहाँ से ड्रॉप किया और हमारा JU में सिलेक्शन हो गया, इतना जवाब काफ़ी है किसी के लिए कि भाई लड़का पढ़ने में तेज है कैसा है। और आप कल्पना नहीं करेंगे कि जब भी मैं रांची जाता हूँ उनसे जरूर हमारी होती। और मैंने एक बार अपने जब मेरी JU की थीसिस जमा हुई तो मैंने प्रोफेसर पांडे से आग्रह किया कि अगर दिनेश्वर प्रसाद जी आ सके मेरे वाइवा में तो बहुत अच्छा रहेगा। और सहयोग से कहिए कि जो नाम लेने वाले 5 एग्जामिनर्स के उसमें उनका भी नाम था और सहयोग से उनके पास मैसेज दे वे आए और मेरे घर पहली बार आए थे और घर में खाना भी खाए और कहा कि घर का खाना कितना अच्छा है, मतलब थीसिस जितनी अच्छी थी घर का खाना भी उतना नहीं अच्छा। और बहुत सारी बातें हैं। मुझे पहली नौकरी मिली थी सेंट जेवियर्स कॉलेज से कलकत्ता में और उस नौकरी के पीछे आप कभी नहीं कहेंगे कि किसी ने कुछ कहा था। मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए और मुझे वहाँ के प्रिंसिपल ने पूछा कि आप रांची से आए हैं, तो मैंने हाँ। बोले कि आप कामिल प्रोफेशन मिले हैं, तो मैंने कहा नहीं हमको नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने जब रांची गए तो उनका रिजल्ट हो गया था। तो उन्होंने पूछा कि दिनेश्वर प्रसाद से मिले तो हमने कहा हाँ ये तो हमारे अध्यक्ष थे। तब मुझे वहाँ नौकरी मिल गई थी, 89 में मिल गई थी जुलाई। लेकिन तब तक मेरे सामने ये सवाल था कि JU में रिसर्च ज्वाइन करो या वहाँ तक कहते कि नौकरी करो। और मेरे प्रिंसिपल से कहा कि मैं पढ़ाई आगे करना चाहता हूँ। फिर मैंने दिनेश्वर प्रसाद से पूछा ये बात कि मुझे क्या करना चाहिए, कहा कि तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, नौकरी तो मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें लेकिन बात में मौका मिला लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारी अच्छी यादें मेरे साथ थे उनके साथ कि जब भी मेरे साथ संकट कुछ होता था यूनिवर्सिटी में तो जरूर मदद करते थे। मेरी नहीं बल्कि हमारी तरह जितने भी लड़के थे वहाँ पर जो कुछ लिखना पढ़ना चाहते थे या जो कुछ करना चाहते थे हमेशा सपोर्ट करते थे, वे सपोर्ट करते थे। दूसरे वहाँ डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार थे, वे सपोर्ट करते थे। ये दोनों टीचर ऐसे थे जो आगे बढ़कर भी सपोर्ट करते थे और कई बार इसके चलते हम लोग अंदर की बात को नहीं जानते कि विभाग के अंदर क्या होगा शिक्षकों के बीच में, लेकिन हम लोग सुनते थे कि इन सारे कार्डों के चलते उन लोग को बहुत दिक्कत ऐसे शिक्षकों को और जो भी रांची यूनिवर्सिटी के हैं
उनको पता है कि ऐसी चीज़ें वहाँ काफ़ी घटनाएं मशहूर है इसके बारे में। तो आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे। मेरे पास मुझे बहुत सारी चीज़ याद है के बारे में बाद में चर्चा करते रहेंगे। पिछले 2-1 महीनों के दौरान जब हम लोग इस योजना जैसी चीज़ तो नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ हो रहा है उसकी तैयारी कर रहे थे, तो कई लोगों से बात की। मतलब मेरे सामने दुविधा है कि पहले किताब का लोकार्पण करा लो या किताबों की चर्चा करा लो। मैं चाहता हूँ कि पहले उन किताबों पर थोड़ी सी चर्चा, कुछ लोगों ने इस दौरान वो किताबें देखी, पढ़ा उनको, और उनको महसूस करके उनको बहुत कुछ ऐसा है जो अपने अनुवाद में और अपने सोच में बहुत श्रेष्ठ किस्म का है। मैं लोकार्पण से पहले चाहता हूँ कि थोड़ी चर्चा हो। लोकार्पण के बाद हमारा अंतिम वक्तव्य जो भारत जी देंगे वो उस काल में अपना कुछ कहेंगे। मैं प्रभात रंजन को आमंत्रित करता हूँ, जो किताब है वार्ड पिटमैन के अनुवाद की। मैं इस तस्वीर को कभी नहीं भूलूंगा। इसके वो कुछ बातें हैं। दिल्ली में पढ़े लिखे होने के कारण दिनेश्वर प्रसाद जी को नहीं पढ़ा था मैंने। उनके बारे में जब प्रदर्शन जी से मेरी पहचान हुई, उनके माध्यम से ही उनकी बातों से जाना, बाद में उनके लेखन से जाना, विनीत के लेखन से जाना। और ये पहली व्यवस्थित पुस्तक मैंने उनकी पढ़ी, तो संयोग से वार्ड पिटमैन की कविताओं का अनुवाद है, जो उनका मूल काम नहीं था। वो मूल रूप से न कवि थे। हालांकि मीरा जी ने बताया कि उन्होंने कुछ दिनों पहले अपनी कविताओं की एक डायरी इनको दी थी, लेकिन वो मूल रूप से कवि नहीं थे। और कविताओं का अनुवाद किया। मेरे लिए ये बात जब मुझे प्रदर्शन जी ने कहा कि आपको बोलना होगा, और अगले दिन बड़ी कृपापूर्वक मीरा जी ने मुझे किताब भिजवा भी दी, मैं ये सोचता रहा कि आखिर वार्ड पिटमैन की कविताओं का अनुवाद उन्होंने क्यों किया होगा दिनेश्वर प्रसाद जी को, क्या था। हालांकि उसकी शुरुआत में किताब की भूमिका की कथन में उन्होंने पहली लाइन ही लिखी है कि वार्ड पिटमैन संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े कवि थे। अगले पैराग्राफ की पहली लाइन में लिखते हैं कि वार्ड पिटमैन संसार के सबसे बड़े कवि थे। जाहिर है इस कवि ने उनको बहुत अधिक प्रभावित किया होगा, लेकिन क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि मुक्त छंद के नाम से जिस मुक्त छंद को जिस मुक्त छंद को हम निराला की कविताओं से मानते हैं, हिंदी में शुरुआत की, या उन्होंने जैसा कि इस किताब में कहा कि महेश नारायण सिंह की कविता स्वप्न जो है वो हिंदी में मुक्त छंद की पहली कविता थी। तो क्या सिर्फ इसके लिए वार्ड पिटमैन की कविताओं का लीव्स ऑफ ग्रास जैसी दुरूह समझी जाने वाली कविताओं का उन्होंने अनुवाद किया? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वार्ड पिटमैन आज आउट ऑफ फैशन है। जिस दिन मुझे ये किताब मिली, जिस दिन प्रदर्शन जी ने कहा कि आपको वार्ड पिटमैन की कविताओं पे उनके अनुवाद में बोलना है, उस दिन मैं वार्ड डिज्नी की किताब पढ़ रहा था। उस संयोग से हिंदी में किताब वार्ड डिज्नी पे आई है वाणी प्रकाशन से। और मुझे सोच रहा था कि वार्ड डिज्नी के दौर में 19वीं शताब्दी के बिल्कुल शुरुआत का एक कवि क्यों आखिर इसके अनुवाद के पीछे उनकी क्या सोच रही है। फिर मैंने जब पढ़ना शुरू किया, देखिए सिर्फ अनुवाद नहीं, ये किताब अपने आप में पहली बार मुझे लगता है कि उस कवि की जितने जन्म की हुई शताब्दी 1919 में उसके जन्म हुए के 200 साल हो जाएंगे। इतने 100 सालों में उसकी चर्चा हिंदी में बहुत हुई है। उसमें पहला लेख वार्ड पिटमैन की हिंदी में सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा था, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो मुक्त छंद जैसी कविताओं के बहुत प्रशंसक नहीं थे, उन्होंने अपने इतिहास में विस्तार से लिखा, विस्तार से वैसे लिखा, अच्छे ढंग से लिखा। और उन्होंने लिखा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो उनकी कविता बहुत प्रसिद्ध है, स्वामी विवेकानंद को वो कविता बहुत पसंद थी। फिर मुझे लगा कि शायद एक कारण ये रहा होगा कि उनकी एक कविता है पैसेज टू इंडिया, शायद एम फॉस्टर के नॉवेल पैसेज टू इंडिया के पीछे उस कविता की प्रेरणा रही होगी। और पैसेज टू इंडिया बहुत लंबी 9 खंडों में बहुत लंबी कविता है। शायद भारत को लेकर 19वीं शताब्दी में इतनी बड़ी कविता किसने नहीं लिखी होगी। इस कविता में, इस पुस्तक में उसका भी अनुवाद है, लेकिन मुझे ये भी कोई कारण नहीं लगा। जो एक कारण जिस पर मैं ठहरा वो मुझे ये लगता है कि वार्ड पिटमैन के व्यक्तित्व में ऐसा क्या था। 1855 में जिस किताब को आज दुनिया की बेहतरीन, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण किताबों में माना जाता है,
जिस किताब के लिए जिस कवि को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में माना जाता है, वो दिनेश्वर प्रसाद जी ने लिखा है। उस कवि का जब पहला कविता संग्रह लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में प्रकाशित हुआ, तो उसे अपने पैसे देकर उस किताब को प्रकाशित करवाना पड़ा, क्योंकि उस कवि ने क्या किया था, उस कवि ने पहले की अंग्रेजी कविता की प्रचलित परंपराओं को बिल्कुल तोड़ दिया था। जिस तरह की कविताएं उसने लिखनी शुरू की, उससे पहले उस तरह की कविताएं नहीं लिखी गई थी। जब उसने कविता लिखा, किसी ने उसको छापा नहीं, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, बल्कि उनके ऊपर अश्लीलता का बहुत आरोप लगा कि आप अश्लील कविताएं लिखते हैं। और उस आदमी की जिज्ञासा ये थी कि 1855 में जो संग्रह उसने प्रकाशित किया, अपनी मृत्यु 1892 तक, वो लगातार उन्हीं कविताओं को संशोधित करता रहा। किसी एक चीज पे डटे रहना, बिना इसकी परवाह किए कि सफलता के फॉर्मूले क्या होते हैं, मुख्य धारा में जाने के मार्ग क्या होते हैं, बिना इसकी परवाह किए उसने जो चीज जो राह अपने लिए चुनी थी, उसी राह पे चलता रहा और उससे डिगा नहीं। मुझे लगता है दिनेश्वर प्रसाद जी को यही बात, वॉल्ट व्हिटमैन की इसी बात ने सबसे अधिक प्रभावित किया होगा। इसीलिए उन्होंने जीवन के बहुत सारे वर्ष इस अनुवाद में लगाए होंगे। इस कवि को प्रस्तुत करने में इतनी सुंदर भूमिका उन्होंने लिखी है, उसके महत्व को इतनी अच्छी तरह रेखांकित किया है और ये दिखाया है कि किस तरह इतना महत्वपूर्ण काम करने वाला व्यक्ति अपने पूरे जीवन के अंतिम दौर से लगभग अलक्षित रहा। देखिए, उनकी एक कविता है जो बताती है, उनका शट नॉट योर डोर्स टू मी, अपने द्वार बंद मत करो। इस कविता से पता चलता है मेरे लिए अपने द्वार बंद मत करो अहंकारी पुस्तकालयों, क्योंकि जो तुम्हारे परिपूर्ण खानों में नहीं था, किंतु जिसकी जरूरत सबसे अधिक थी, मैं वही ले आया हूँ। मैंने युद्ध से सीधे सीधे ऊंची एक पुस्तक लिखी है। मेरी पुस्तक के शब्द कुछ नहीं, उसका विचलन ही सब कुछ है। एक भिन्न प्रकार की पुस्तक, जिसका न तो दूसरी पुस्तकों से संबंध है, जो न बुद्धि से अनुभूत है, किंतु उसकी असंख्य व्यंजनाएं हर पृष्ठ पर रोमांचित करने वाली होंगी। मुझे लगता है कि वॉल्ट व्हिटमैन की इस तरह की कविताएं, जिसमें वो अपने जिजीविषा, अपने अडिग होने का प्रमाण देता है, ये चीज कहीं न कहीं दिनेश्वर प्रसाद जी के अपने व्यक्तित्व में भी थी और इसीलिए उन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास की कविताओं का हिंदी को अनुपम तोहफा दिया, जो शायद उनके मरने के बाद प्रकाशित हुआ है। और यही मुझे लगा कि ये सचमुच में प्रियदर्शन जी ने शुरू में कहा था कि बहुत अच्छा अनुवाद किया है। सचमुच में बहुत अच्छा अनुवाद किया है अंग्रेजी के सबसे दूर समझे जाने वाले कवि। मुझे इस पुस्तक को पढ़ते हुए 2-3 दिनों में जो समझ में आई। हमारे भी डॉक्टर सुरेश रघुपंत हैं और उनने, मुझे लगता है कि 1-2 साल पहले शायद कराची गए थे और कामिल गुलशन के सिलसिले में उन्होंने लंबी बात की डॉक्टर दिनेश प्रसाद। मैं चाहता हूँ पूरा दूसरा दिनेश्वर प्रसाद जी से मेरा मिलना इतना अनायास हुआ कि मुझे खुद आश्चर्य होता है कि मैं कैसे, किस सहज प्रेरणा से और इतनी जल्दी उनसे मिलने रांची चला गया था। मैं जापान में रहा हूँ, अभी 15 अप्रैल को ही लौटा हूँ। उसकी पुत्री इला प्रसाद जी से मेरा निरंतर संपर्क रहा हिंदी जगत पत्रिका के संपादन के सिलसिले में। तो उनसे बातचीत होती थी कि बहुत ही रांची में अस्वस्थ हैं वगैरह वगैरह। अचानक बात जब रांची और सेंट जेवियर की आई तो मैंने लाखों एक मेल दिया कि मेरे हिंदू कॉलेज के अंदर, मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ, तो वहाँ रांची के बहुत स्टूडेंट्स आया करते थे पढ़ने के लिए हमेशा, और उनमें एक इमैनुअल बाखला आए थे। तो मैंने सुना है कहीं फादर वगैरह जो हैं, अगर उनका कोई फ़ोन नंबर हो ले तो बताना। तो तत्काल इला ने मुझे बताया कि बाखला रांची में ही हैं और बाबूजी के संपर्क में हैं। मैंने तत्काल उनसे बात की। तभी ICCR ने कामिल गुलशन पर किताब लिखने की जिम्मेदारी उन पर छोड़ी, सौंपी थी। तो उस सिलसिले में मैंने बाबूजी को फ़ोन किया। ये मेरा पहला उनसे संपर्क था लगभग 1.5 साल पहले। मेरे बात करने से पहले ही सिर्फ उन्होंने कहा, रितवन जी मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी जगत के माध्यम से, इलाके माध्यम से आपसे परिचित हूँ। आपको सोचिए ही नहीं कि मुझसे पूछना है कि मैं रांची आऊँ या नहीं, आप तत्काल आ जाइए।
इतना हार्दिक और ममता से भरा उनका आमंत्रण था कि मैंने 2-3 दिन के अंदर ही रांची जाने का निर्णय कर लिया। और मैंने ये देखा कि बाबूजी के मन में बुल्के जी के लिए कितना सम्मान, आदर और महत्व था कि मैं जब पहुंचा, अपनी अस्वस्थता के बावजूद उन्होंने इतना कुछ खोलकर मेरे सामने रख देना चाहा कि तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, तुमको ये करना चाहिए। और मैं लगातार चीजें रिकॉर्ड करता रहा, लिखता रहा। अपनी उस अस्वस्थता के बीच भी वो न जाने कौन कौन सी फाइलें, कौन कौन से कागज खोजते रहे। और जब मैं लौट के होटल आता था, थोड़ी देर बाद उनका फोन आ जाता कि देखो मुझे कुछ नए फोटो भी मिल गए हैं। हालांकि बहुत सारे फोटो इस स्मृति ग्रंथ में भी छपे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे फिर से दिए कि उस जमाने में ब्लॉग अच्छे नहीं बनते थे, अब तुम नए स्कैन करके इनको बेहतर तरीके से इनको प्रकाशित कर सकोगे। तो लगभग 3 दिन का साथ मैंने उनके साथ बिताया था और उसकी एक बड़ी अविस्मरणीय स्मृति मेरे मन में हमेशा बनी रहेगी। और जैसा विनीत ने कहा कि उनसे वो पढ़े नहीं, लेकिन उनके प्रति सम्मान रखते हैं। ऐसा सम्मान रखने वाले न जाने कितने लोग होंगे जिन्होंने जाने अनजाने दिनेश्वर प्रसाद जी से बहुत कुछ पाया है। मेरे उन 3 दिनों में उनको ये लगता था कि ये रांची में आया है पहली बार, इसको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा करने का मौका मिले। न जाने कितने लोगों को उन्होंने फोन कर दिया। सेंट जेवियर से डॉक्टर कमल बोस आए, वो मुझे ले गए कि आपको भाषण देना है। रांची यूनिवर्सिटी से कुछ लोग आए कि हमारे विश्वविद्यालय में कुछ भाषण देना है। प्रभात खबर से हरवंश को कह दिया, हरवंश भी मिलने के लिए आए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दिनेश जी के अंदर एक ऐसी जिजीविषा थी, एक ऐसी ताकत थी, ऐसा ममत्व था कि वो सबको देना ही जानते थे। वो चाहे हमारे सबसे अनुजवत विनीत रहे हों या और लोग, देवेंद्र जी ने भी अच्छी बातें उनके बारे में बताई। तो ये अनायास मुझे सहयोग मिला दिनेश्वर जी से मिलने का। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। धन्यवाद। संस्मरणों के साथ हम लोग किताबों की भी चर्चा जारी रख रहे हैं। कार्यक्रम हमारा मकसद बहुत लंबा खींचना नहीं था। लोकार्पण के पहले मैं चाहता हूँ कि साधना जी, क्योंकि इस सिलसिले में वो लीला जी के साथ लगातार किसी न किसी बहाने जुड़ी रही, तो साधना जी 2 बातें साधना के बाद। उनसे मिलने की मुझे बहुत बेचैनी है। और जब से मेरा लीला प्रसाद जी से संपर्क हुआ, तो एक तरीके से मैंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि कुछ दिन के लिए यहाँ उनको बुलाएंगी और बाकायदा हम लोग बैठेंगे और बातचीत करेंगे। दरअसल दिनेश्वर प्रसाद जी से मेरा जो परिचय हुआ, मुझे याद आता है कि नंद किशोर नवल के संपादन में कसौटी पत्रिका, और उस कसौटी पत्रिका का जो समापन अंक था, अंतिम अंक था, 15वां अंक था, उसमें उन्होंने 20वीं सदी की काल्पनिक कृतियों पर लेख लिखवाए थे, अलग अलग लोगों से लेख लिखवाए थे। उसमें दिनेश्वर प्रसाद जी का उर्वशी पर एक बहुत सुचिंतित लेख मुझे पढ़ने के लिए मिला। और उस लेख को पढ़कर आप लगाइए कि उनके बारे में और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की मैंने कोशिश की। और जब फादर कामिल बुल्के की डिक्शनरी उनकी पढ़ी तो देखा कि वो उसमें भी फादर कामिल बुल्के के भी वो घनिष्ठतम अन्यतम सहयोगी रही हैं। और फादर कामिल बुल्के पर उनका एक मोनोग्राफ भी साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुआ है। तो उन सब चीज़ों को पढ़कर उनसे बात करने का, उनका सौजन्य, मतलब हम लोगों का एक पूरा एक प्लान बन गया था कि वो दिल्ली अवश्य आएंगे और कुछ दिन दिल्ली रहेंगे और उनसे बातचीत होगी। लेकिन दुर्भाग्य रहा मेरा कि मैं उनसे मिल नहीं पाई, इस मायने में कि व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे मिल नहीं पाई, लेकिन उनकी रचनाओं से मैं अपरिचित नहीं रही।
मुझे लगता है कि हिंदी संसार का जो बौद्धिक समाज है वो भी दिनेश्वर प्रसाद जी से उनके नाम से और उनके काम से पूरा परिचित है। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से MA किया और रांची विश्वविद्यालय से दिल्ली की उपाधि प्राप्त की। जैसा कि अभी आपको बताया ही है, 1.5 वर्ष तक वे पटना विश्वविद्यालय में और शेष जब तक वो सेवानिवृत्त नहीं हुए रांची विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य से जुड़े रहे। 1993 में वे रांची विश्वविद्यालय से प्रोफेसर और हिंदी विभाग अध्यक्ष तथा डीन के पद से सेवानिवृत्त हुए। दिनेश्वर बाबू, मुझे लगता है कि जैसा भी आपने अभी देखा कि वो न केवल एक कुशल प्राध्यापक थे, बल्कि एक हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर मतलब समान रूप से वो अधिकार है। और यही कारण है कि कामिल मिलके उनके सहयोगियों में रहे और उन्होंने बाइबल का भी काफ़ी अनुवाद किया। क्योंकि अभी मैं इस पृथ्वी को कभी नहीं भूलूंगा जो अभी उनके जीवन के उत्तरार्ध में उनकी एक अनुदित जो पुस्तक आई है वो बहुत बेहतरीन कविताओं का अनुवाद है। हालांकि वॉल्ट विटमैन की कविताओं का अनुवाद अभी कुछ दिन पहले ही प्रोफेसर चंद्रमणि सिंह के संपादन में भी एक किताब प्रकाशित हुई है। उनकी कुछ प्रकाशित जो रचनाएं हैं वो लोक साहित्य और संस्कृति प्रसार की विचारधारा, डेवलपमेंट ऑन मुंडारी पोइट्री, मिथक प्रतीक और कविता, मानस कॉमेडी पर बाइबल के लघु उपन्यास, आज के लोकप्रिय कवि मुंडारी शब्दावली आदि आदि उनके काफी उनका रचना कर्म है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं नीला प्रसाद जी को, वो भी बहुत प्रचार प्रसार से दूर रहने वाली, बेहद संकोची और विनम्र स्वभाव की है। मुझे लगता है कि उनको ये गुण अपने पिता से उन्हें विरासत में मिला है। दिनेश्वर बाबू भी बहुत विनम्र और बेहद संकोची व्यक्ति थे। यही कारण है कि नई पीढ़ी के लोग उनके काम से पूर्णतः परिचय नहीं है। शब्द को यूं ही ब्रह्म कहा गया है और सृष्टि के रचयिता को ब्रह्मा, तो शब्द कभी भी हमारा नहीं करते। तो यही है कि दिनेश्वर बाबू भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी रचनाओं के माध्यम से हमारा पथ आलोकित होता रहेगा और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। और एक चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनकी जो ये किताब आई है, जो जिसका अभी लोकार्पण हुआ है, मानस कामायनी और उर्वशी, तो इसको पढ़कर ऐसा लगता है कि उनका जो एक अधिकार था वो भक्ति काल के कवियों में भी वो उसी प्रकार रुचि रखते थे। उनकी रुचि के क्षेत्र थे, चाहे वो तुलसीदास का मानस हो, चाहे कबीर पर उन्होंने जो लेख लिखा है। इसी तरह उसके बाद निराला पर भी उनका एक लेख इस पुस्तक में संकलित है। दिनकर की उर्वशी पर है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी पर उनका एक बहुत चिंतित लेख है। लेकिन थोड़ा सा एक अटपटा मुझे इस किताब में ये लगा कि शायद अब पता नहीं ये किस वजह से हुआ, ये तो नीला जी भी ज़्यादा क्लियर करेंगी, साफ करेगी कि इसमें जो क्रम है वो क्रम मुझे अटपटा लगा। मतलब जो क्रम आना चाहिए कि कबीर और मानस पहले होता, फिर उसके बाद कामायनी या निराला की बादल रात की कविताओं का जिक्र लेख छपता, तो ये इसमें तारतम्य नहीं है। कोई इस किताब में कोई तारतम्य उस तरीके का दिखाई मुझे मतलब नहीं पड़ा। तो ये असावधानी या तो एट्रेंडम जिसको बोलते हैं कि किताब, क्योंकि ये जीवन के उनके बिल्कुल उत्तरार्ध में ये किताबें, 2 किताबें पब्लिश हुई हैं। हो सकता है कि शायद उन्होंने इस मनस्थिति में वो नहीं रहे हों कि इन किताबों को ज़्यादा तवज्जो दे सकते या उसको देख सकते। तो खैर जो भी रहा है, तो मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि करती हूँ। अब लोकार्पण की घड़ी है उन 2 किताबों की, जिनकी चर्चा आप सुन चुके। मैंने जैसा कहा कि हमारे बीच कई वरिष्ठ लेखक हैं और इस मौके पर मैं चाहता हूँ कम से कम दिनेश कुमार शुक्ल से हमारी बातचीत पहले हुई थी, भारत भारद्वाज जी
आप दोनों, रमेश उपाध्याय जी और अर्चना जी, आप चारों को मैं चाहता हूं कि इस किताब के साझा लोकार्पण का दायित्व हमारे साथ मिलकर पूरा करें। आइए। आगे तो रहेगा कि आपको आवश्यक लोकार्पित होती हैं। मानस कमानी और उर्वशी के बाद बारी है। थैंक यू। आप एक काम और करें। हाँ, दिनेश जी, मैं चाहता हूं कि आप कुछ बातें कहें। ठीक है। दो दिन पहले मीरा जी ने, भारत जी ने सूचना दी तो मुझे आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। मैं क्षमा याचना करता हूँ। जो मैं दिल्ली में रह गुड़गांव में उसके लिए दूर अंतर में जब तक अरावली की बहुत बड़ी उपस्थिति के साथ काम करने वाले एक दूसरी महत्वपूर्ण उपस्थिति को कभी कभी संभवतः उतना प्रचार नहीं मिलता है जितना कि उसको मिलना चाहिए। दिनेश्वर प्रसाद जी के बारे में अभी आपने तमाम पुराने शिष्यों के व्यक्तिगत उनके उद्गार और उनकी जो गुरुतारी परंपरा भारतीय है उसमें अध्यापक का लगभग विरोध व्यवहार करना, पिता किसी ईर्ष्या द्वेष में लोगों की सहायता करना, ये सारे गुण वाले लोग हाल तक ये हमारे लोगों की हमको उम्मीद है भी दो चार तो होंगे, क्योंकि चीजें एकाएक गायब नहीं। शब्दकोश के रचयिता, लोक भाषाओं के
मानस, प्रसाद और उर्वशी तीनों धरती के साथ लिखने वाले, क्योंकि उर्वशी के लिए को मैंने पढ़ा है और बाकी अन्य चीज़ों को पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन आज मैंने पहली बार उनके किए गए कुछ अनुवाद पढ़े। सच में मैं कहता हूँ कि अगर उनकी डायरी को प्रकाशित किया जाए तो ये बहुत बड़े, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही भावाविष्ट कवि से आप मित्रों, ये प्रश्न भी हमारे पूर्व वक्ता ने उठाया कि क्यों उन्होंने वाल्ट व्हिटमैन को चुना। वाल्ट व्हिटमैन को चुनने का सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि वाल्ट व्हिटमैन मनुष्य के जीव द्रव्य के अंदर उपस्थित वो बेचैनी जो समय समय पर प्रकट होती है और वो हजारों सालों से प्रकट होती है। हमेशा हर पीढ़ी में कहीं न कहीं कोई न कोई वाल्ट व्हिटमैन पैदा होता ही होता है। ये वो वनस्पति है जो लगेगा कि लुप्त हो गई, लेकिन फिर पता लगेगा कि वहां उस देश में उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। ये वो बेचैन आत्मा है जिसके बिना मनुष्य की आत्मा जीवित ही नहीं हो सकती। ये आत्मा की ही आत्मा है, ये वो बेचैन है। तो इस कवि ने इसका बात किया है वाल्ट व्हिटमैन परमहंस। इस तरीके के परमहंस कवि लगातार होते रहते हैं। वाल्ट व्हिटमैन का जहाँ तक सवाल है, उनका चंद्रवली सिंह जी का किया हुआ अनुवाद पढ़ने मुझे विस्तार से उनका मिला था, उसकी संख्या मिला था। आज मुझे 7-8 अनुवाद मीना जी ने कराए, तो उन्होंने मुझे चमत्कार किया, क्योंकि जब आप कविताओं के अनुवाद करते हैं तो अपने अंदर की कितनी विद्युत उसमें समाविष्ट कर देते हैं ईमानदारी के साथ। ये बहुत थोड़ी सी बदमाशी कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, ये लगभग बर्गिया प्रेम की तरह होता है, बहुत खतरनाक, बहुत विशाल, बहुत डेंजरस कविताओं का। मैंने आज से लगभग 20 साल पहले अनुवाद किए थे बाबलो मिर्जा के, उसके 4-5 साल तक देख न सका, संभव ही नहीं हो पाया। मुझे ये लगता है कि ये जो अनुवाद इन्होंने किए, इसमें इन्होंने अपना कितनी ऊर्जा, अपनी कितनी संवेदना इसमें डाल दी होगी, अपना कितना कुछ हवाले कर दिया होगा, क्योंकि लगभग पुनर्रचना है वो तो 7-8 घटनाएं की। मैं लोग नहीं संवरण कर पा रहा हूं, मैं नहीं जानता हूं किस समय क्या आगे में, लेकिन ये जो आप देखते हैं कि रह करके ये लुप्त नहीं होती है। वाल्ट व्हिटमैन की जाति, वाल्ट डिज्नी भी लुप्त नहीं होती, दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कभी बिक्री के दृष्टिकोण से आप अगर देखें तो वाल्ट व्हिटमैन को भी बेचने लगेंगे, तो छोड़ दें, लेकिन वो भी खेल है, और ये भी खेल है। जिस तरीके का लीला और जिस तरीके का खेल कवि करता है भाषा के साथ, वो बहुत बड़े पैमाने पर वाल्ट व्हिटमैन ने उस समय किया जबकि मनुष्यता एक विचित्र संक्रमण की स्थिति में थी। बहुत विचित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण काल है 1850 से लेकर के और 1900, और यही वो समय है जबकि एक नए, बहुत ही विचित्र, बहुत ही महान, बहुत ही दुर्धर्ष, बहुत ही दुष्ट, एक अजीब सी समाज रचना हो रही थी अमेरिकन कॉन्टिनेंट। एक तरफ वहां मैनिफेस्ट डेस्टिनी, यानी कि ये हमें वरदान ईश्वर ने दिया है कि मैं सबको विजित करूंगा और हम सबको झंडा गाड़ते हुए तो चतुर्दिक फैल जाएंगे, एक ये धारा चलेगी। वहीं दूसरी तरफ अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ। एक विचित्र सा समाज पैदा हो रहा था, इतने तनाव थे वहां। उसके पहले ये हमारे लिए महत्व का विषय जानना कि वाल्ट व्हिटमैन के थोड़ा सा पहले थोरो और एमर्सन पैदा हो, और उसी समाज से चल करके ऐसे लोग आ रहे थे जो लंका में और भारत में लुप्त हो चुके बौद्ध धर्म को पुनर्जागृत करने में और लगभग बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित करने में ऑलकाउंट आए, और उन्होंने
इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, इन तीनों की विचारधारा ने वर्ल्ड विटमैन को प्रभावित किया, जिसका कि प्रोफेसर साहब ने आपके समक्ष अनुवाद प्रस्तुत किया है। यही बात को चल करके बीटनिक पीढ़ी में अंग्रेजी में आए, यही निराला के रूप में प्रकट हुए। और जरूरी नहीं कि निराला ने वर्ल्ड विटमैन को बहुत पढ़ा हो, लेकिन वो सबके अंदर विद्यमान है। वर्ल्ड विटमैन आपके हमारे सबके अंदर विद्यमान है, कुछ न कुछ तत्व रहता है ऐसा। आप सब कुछ तोड़ देना चाहते हैं, आप छंद के बंध तोड़ देना चाहते हैं, आप भावोत्पन्न होकर कुछ अजीब सा कहना चाहते हैं। मैं एक कविता पढ़ लेता हूँ, और कविता को देखिए जरा, ये अनुवाद कैसे किया है। उस अनुवाद को करने में अगर पुस्तक है, पहले तो इसका जो पुस्तक का उन्होंने शीर्षक ही दिया है, उसी को इतना काव्यमय कर दिया है। बजाय घास की पत्तियां कहते थे, तो सीधे सीधे उन्होंने मैं इस पृथ्वी को कभी नहीं, ये कविता है। मैं देख का अब देखिए शुरुआत, मैं देख का कवि हूँ और मैं आत्मा का कवि हूँ। स्वर्ग के भोग मेरे संगी हैं और नरक की पीड़ाएं मेरी संगी। मैं पहले तो अपने संवर्धित करता हूँ और मैं दूसरी को एक नई भाषा में बदलता हूँ, और दूसरी को एक नई भाषा में बदलता हूँ। मैं नारी का वैसा ही कवि हूँ जैसा पुरुष, मैं नारी का वैसा ही कवि हूँ जैसा पुरुष का हूँ। और मैं कहता हूँ नारी होना उतना ही महत्व है। देखिए बिब्लिकल टोन इस कविता की ये, और मैं कहता हूँ नारी होना उतना ही महत्व है। इन कविताओं ने विवेकानंद को छुआ था। और मैं कहता हूँ मानवों की जननी से महान कुछ भी नहीं, और मैं कहता हूँ मानवों की जननी से महान कुछ भी नहीं है। मैं अतिरंजना या गर्व का गीत, मैं अतिरंजना सब तोड़ता करके मैं कह रहा हूँ, मैं अतिरंजना या गर्व का गीत गाता हूँ। हमने सब झुकाने और निंदा करने का काम बहुत किया है, और मैं बतलाता हूँ कि आकार मात्र विकास है। क्या तुम सबसे आगे निकल गए हो? राष्ट्रपति ये तो बहुत छोटा है, उनमें से प्रत्येक वहां पहुंचेंगे ही नहीं और भी आगे बढ़ जाएंगे। ये लगभग शंकराचार्य जैसे बोलता है, चाबुक चलाते हुए भाषा को विकृत करता है, लगभग बिब्लिकल टोन है भाषा की भाई, और अनुवाद भी उतना ही बिब्लिकल है। मैं वो हूँ जो बीतती हुई रात के साथ चल रहा हूँ, मैं वो हूँ जो बीतती हुई रात के साथ चल रहा हूँ। मैं शेष आधी रात के प्रभाव में अटके हुए पृथ्वी और सागर को पुकारता हूँ। मैं शेष रात के प्रभाव में अटके हुए पृथ्वी और सागर को पुकारता हूँ। खुले वृक्षों वाली रात्रि, और भी सट जाओ चुंबकीय पोषणदायी रात्रि, दक्षिण पवनों की रात्रि, अनंत बड़े तारों की रात्रि, शांत निंदिको रात्रि, उन्मत्त नग्न ग्रीष्म रात्रि। मुस्कुरा दो ओ विलासिनी, मुस्कुरा दो ओ विलासिनी, शीतल श्वासों वाली पृथ्वी, मुस्कुरा दो निद्रामग्न और तरल वृक्षों वाली पृथ्वी, तरल वृक्षों वाली पृथ्वी, विगत सूर्यास्त की पृथ्वी। कब का बीता हुआ सूर्यास्त, और ये रात के 3 बजे कब का? अब सोचिएगा, डिस्टेंस ऑफ द सनसेट एंड नाउ व्हेन यू आर स्टैंडिंग। विगत सूर्यास्त की पृथ्वी। परंपरा इसको अध्यक्षीय वक्तव्य कहती है
मुझे लगता है कि क्योंकि सब कुछ अनौपचारिक है तो मैं इस आखिरी वक्तव्य के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ। दो कविताएं भी पढ़ेंगे डॉक्टर दिनेश प्रसाद। प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद से मिलने का कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं, लेकिन मैं जानता हूं उनको 40-42 वर्षों से। 1967-68 के आसपास जहां तक मुझे याद पड़ता है, कामिल गुड़के के संपादन में अब तक हिंदी का सबसे प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी कोश का प्रकाशन हुआ और सबसे पहले ऑफर राजकमल को दिया गया। राजकमल ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उसके बाद इसका प्रकाशन एस चांद से हुआ और अब तक मेरा अंदाज है कि इसके 100 से ज्यादा एडिशन हो चुके हैं। इतना पॉपुलर और प्रामाणिक हुआ कि भारत सरकार, प्रांतीय सरकार की हर की लाइब्रेरी और भारतीय लाइब्रेरी में एक कोश उपलब्ध है। उसकी भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण ढंग से फादर कामिल गुड़के ने प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद के सहयोग को याद किया। दूसरी बात यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि फादर कामिल गुड़के के निधन के बाद जितने संस्करण निकले हैं इस कोश के, संशोधन, संपादन और परिवर्धन जो है दिनेश्वर बाबू ने किया। अब बात रही, बीच में मुझे एक और प्रसंग याद आ रहा है। ये संभवतः 90-95 की बात होगी। दिनेश्वर बाबू को तब भी मैं जानता नहीं था, नाम मैंने जानता था लेकिन मिलना नहीं हुआ था। लेकिन वो हंस की मुझे नहीं पता था कि हंस की मेरा स्तंभ वो पढ़ते थे। और एक बार उन्होंने अपनी किताब, जिसका उल्लेख कई लोगों ने किया है, मिथक प्रतीक और कविता, मुझे अच्छी तरह याद है कि पुस्तक उन्होंने भेजी थी और हंस में मैंने या तो टिप्पणी की होगी, नहीं तो नए प्रकाशन में इसका उल्लेख अवश्य है। अंतिम दिनों की बात, जब नीला प्रसाद युवा कहानीकार कहानी संग्रह छपने की बात आई 7वीं और घर, तो नीला जी से ही परिचय हुआ और जानने में मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि दिनेश्वर बाबू से मिलने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, लेकिन कम से कम उनकी बेटी से मिला। और 7वीं औरत के घर जब छप गया तो दिनेश्वर बाबू को जरूर इन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा होगा। तो मैंने फोन किया दिनेश्वर बाबू को, इस पर एक पुरस्कार भी मैंने दिया था इनके संग्रह पर। तो दिनेश्वर बाबू बहुत पसंद थे, बहुत पसंद थे, बल्कि अंतिम समय तक फोन पर मुझसे मेरी लंबी बातचीत होती रहती है। अचानक इन्होंने फोन किया कि मेरे वकील पे नहीं रहे, मुझे एक शौक जैसा लगा। किसी पूर्व वक्ता ने कहा है कि दिनेश्वर बाबू मूल का कवि नहीं थे। कौन क्या है इसके निर्णय करना बड़ा डिफिकल्ट है। ये जो प्रक्रिया है, चाहे रचना की प्रक्रिया हो, मनुष्य की प्रक्रिया हो, बहुत जटिल है। रामचंद्र शुक्ल कविता लिखते थे, रामविलास शर्मा कविता लिखते थे, नामवर सिंह भी कविता लिखते हैं और हिंदी के जितने आलोचक हैं ज्यादातर सब कविता के रास्ते से है। होता यह है कि आलोचक जब कविता की व्याख्या करता है, शुद्ध आलोचक, तो उसमें बहुत शुष्कता आ जाती है। कवि जब अनुवाद करता है तो उसमें एक जीवंतता होती है। मुझे लगता है प्रभात रंजन जी ने इस किताब को ठीक से पढ़ा है, उल्टा पुल्टा भूमिका जरूर पढ़ी है, क्योंकि उन्होंने जो संकेत दिया है उससे मुझे पता है। दिनेश्वर बाबू ने लिखा है इसमें अनुवाद के बारे में कुछ बातें की हैं। पहली बात तो यह है कि अनुवाद के बारे में अभी दिनेश जी ने बात की यह पुनर्रचना है। अनुवाद को लेकर तरह तरह के भ्रम और भ्रांतियां हैं। किसी ने इसको पुनर्रचना कहा है, किसी ने कहा है कि अनुवाद पुनर्जन्म। और दिनेश्वर बाबू क्या कहते हैं? दिनेश्वर बाबू का कहना है कविता का अनुवाद मूल का स्थानापन्न नहीं होता, लेकिन बिंब का प्रतिबिंब तो होता ही है। ये मान लेना चाहिए। स्थानापन्न किसी का कोई नहीं होता है, कोई भी खाली जगह होती है कभी नहीं पड़ती है, लेकिन बिंब का एक प्रतिबिंब तो हो ही सकता है जो उसके सबसे करीब है। अब बात हिंदी साहित्य का सौभाग्य है कि विश्व साहित्य से हमारा परिचय बड़ी घनिष्ठता से और जल्दी जल्दी हुआ है।
और पिछले दिनों, पिछले वर्ष कई वक्ताओं ने उल्लेख किया कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सौजन्य से बिल्कुल अंतिम समय में जो अशोक वाजपेयी के कुलपतित्व काल से अधर में लटका हुआ था, प्रोफेसर चंद्रवली सिंह द्वारा किया हुआ अनुवाद, संचयन इमेली डिकिंसन की कविताएं और लीव्स ऑफ ग्रास घास की पत्तियां जो वॉल्ट व्हिटमैन की है। दुख की बात यह है कि प्रोफेसर चंद्रवली जी नहीं देख सके दोनों अनुवाद जब प्रकाशित हुए उसके पहले उनकी मृत्यु हो। लेकिन उस अनुवाद के बहाने कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है वो हम लोग के बीच हैं और जीवित हैं। इस वर्ष फिर वो दोनों संग्रह में पढ़ चुका था। अभी जो प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद द्वारा अनुवादित घास की पत्तियां शीर्षक नहीं है, मैं इस पृथ्वी को कभी नहीं भूलूंगा, आया और उन्होंने देखा, संवाद को देखा और बकौल नीरव ओवर नहीं देखा, लेकिन किताब छप गई थी और उन्होंने देख ली। अब सवाल यह उठता है कि कोई कवि या कोई आलोचक या कोई साहित्यकार किसी कृति का अनुवाद करने क्यों चुनता है? ये बहुत बड़ा सवाल है और अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिससे हमें टकराना चाहिए। मुझे जहां तक लगता है, चूंकि मैं बहुत कवियों का अनुवाद कर चुका हूँ, छपा नहीं। कोच्चि मिल की लंबी कविताएं जेब डायरी के मैंने अनुवाद किया है जो रखा हुआ है। मैंने मायाकोव्स्की की बहुत कविताओं का अनुवाद किया है जो रखा हुआ है। पाओलो नेरूदा की कविताओं का मैंने अनुवाद किया है। और अभी पिछले 2007 में जब मैं क्यूबा गया था तो वहाँ के लैटिन अमेरिकन पोएट रॉबर्टो फर्नांडिस रेटामा, वो 83-84 वर्ष के होंगे, तो उनसे हम लोग की मुलाकात कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ। तो उन्होंने अपना कविता संग्रह मुझे दिया, वेयर इज फर्नांडिस एंड अदर। कविताएं मुझे इतनी अच्छी लगी कि क्यूबा की राजधानी ला हवाना के होटल पाल्को के कमरा नंबर 402 में एक रात में मैंने 5 कविताओं का अनुवाद किया। बहुत अच्छी कविताएं। और भारत लौटने के बाद 6 महीने में पूरी कविता संग्रह का अनुवाद किया। अनुवाद कितना कठिन है कि इससे पता चलता है कविता का अनुवाद सचमुच मूल कविता लिखने से भी कठिन था कविता का अनुवाद। अब दिनेश्वर बाबू ने इसलिए चुना कि पहले तो वॉल्ट व्हिटमैन के समय के बारे में दिनेश्वर बाबू ने पूरा संकेत दिया। मैं और संकेत देना चाहता हूँ। वॉल्ट व्हिटमैन मूलतः इंग्लैंड के थे और उनके पूर्वज 200 वर्ष पूर्व इंग्लैंड छोड़ करके लॉन्ग आइलैंड अमेरिका में बस गए थे। बहुत निर्धन परिवार से, बढ़ई परिवार का, गरीब बढ़ई परिवार से आते थे जिसकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई। सप्ताह में एक रोज स्कूल जाते थे, वह स्कूल भी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण 12 वर्ष में नौकरी करने पड़ी। और कम लोग इस बात को जानते हैं कि वॉल्ट व्हिटमैन जो थे बहुत बड़े पत्रकार थे। और वो यह याद रखिए, वह समय था 1776 में अमेरिका आजाद हुआ और वह विश्व का, आधुनिक विश्व का पहला प्रजातंत्र जिसे आजादी मिली थी, जहां लोकतंत्र स्थापित हुआ था। और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगी हुई है, उस लिबर्टी में समानता, भाईचारा, सारे नाते उपलब्ध हुए थे। तो एक देश आकार ले रहा था जब वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1892 में हुई और 73 साल की जिंदगी मिली। इन्हीं के समकालीन कुछ समय बाद दूसरी अमेरिकन पोएट एमिली डिकिंसन, जिसका जन्म 1830 में हुआ और मृत्यु 1886 में, उसको सिर्फ 56 साल की उम्र मिली। ये दोनों ही समकालीन नहीं थे, ये समकालीन थे टॉल्स्टॉय के, और ये दोनों कवि समकालीन थे प्रेसिडेंट लिंकन के भी। ज्यादातर कविताएं आपने देखी होंगी, वॉल्ट व्हिटमैन की जो कविताएं हैं वह अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ 1861 से 65 के बीच, जिसमें अब्राहम लिंकन मारे गए। अब्राहम लिंकन पर एक कविता लिखी है, राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के प्रति मेमोरीज ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, एक कविता है। इसमें गृह युद्ध पर बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारी कविताएं गृह युद्ध पर संकेत दिया गया। प्रेम पर भी कविताएं, इसमें बहुत सारी कविताएं हैं। और कविताएं, मुझे लगता है कविताओं का अनुवाद दिनेश्वर बाबू ने बहुत डूब कर दिया है और
इतना अच्छा है। मैं पढ़ चुका हूँ प्रोफेसर चंद्रवली सिंह का अनुवाद, और उसके बाद यह अनुवाद, और दोनों में साफ फर्क मुझे मिलता है, और कहाँ फर्क दिखाया है जहाँ मिलेगा मैं बता सकता हूँ। तो मित्रों, जैसा कि कई वक्ताओं ने कहा कि एक गौर करने की बात है कि 1892 में इनका डेथ होता है, और ठीक 20-21 वर्ष के बाद हिंदी में सबसे पहले 1913 में सरदार पूर्ण सिंह इन पर एक टिप्पणी लिखी। 1913 में 21 वर्षों का अंतराल है इनकी मृत्यु और हिंदी में आने का, और फिर 7 साल के बाद 1920 में अपने संपादकीय में उल्लेख करते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक इनकी कविता है जिसके बारे में काफी चर्चा हुई है, और वो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है उसका अनुवाद है चंद्रवली जी ने उसका अनुवाद किया है आत्मगान, और इन्होंने अनुवाद किया है नेशनल बाबू ने आत्मगीत, और दोनों के अनुवाद में भी फर्क है। बाद में आप लोग किताब देखेंगे तो पता चलता। मैं कहना ये चाहता हूँ कि भारत में कुछ लोकप्रिय कवियों में वॉल्ट व्हिटमैन है, एमिली डिकिंसन भी, उसकी भी बहुत, और ये सब बात जान ली कि 50 वर्षों से वॉल्ट व्हिटमैन, 50-60 वर्षों से हिंदी में वॉल्ट व्हिटमैन की कविताओं के अनुवाद को अभी मैंने देखा कल, तो मैंने देखा कि एमिली डिकिंसन के अनुवाद की 3 किताबें मेरे पास। चंद्रवली सिंह के पहले भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं पुस्तक फॉर्म में, और गुजराती किसी महिला या लड़की किसी ने किया तो मेरे पास है। तो मैं कह रहा था जो उस समय को आप देखिए, और इनके बीच में वॉल्ट व्हिटमैन की कविता में इतनी विविधता है, इतनी विविधता है कि देखकर किसी को हैरानी हो सकती है जिस आदमी की औपचारिक शिक्षा नहीं हुई। कविता के मुक्त छंद की चर्चा की गई, मुक्त छंद के बारे में क्या, दिनेश्वर बाबू ने लिखा है कि मुक्त छंद पर बहुत गहराई से अनुवाद करने और वॉल्ट व्हिटमैन की कविताओं को पढ़ने के बाद लगता है कि इन पर किसी पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव नहीं, और बहुत सोचने पर पता लगता है कि इन पर प्रभाव यदि कहीं कुछ देखा जा सकता है तो बाइबल का देखा। लेकिन फिर वह कहते हैं कि बाइबल और घास की पत्तियां, ये जो कविताएं हैं, दोनों को देखेंगे तो कविता के डिक्शन मुहावरे बहुत ज्यादा फर्क लगता है, वो बाइबल से नहीं लिखता। तब दिनेश्वर बाबू इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वॉल्ट व्हिटमैन कौन ऐसा कवि है जिसका प्रभाव कहीं दिखा। कब वो पहुंचते हैं, कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ हो सकता है जिसका प्रभाव, वर्ड्सवर्थ हो सकता है जिसका प्रभाव इन पर पड़ सकता है। इस बात को इजाफा करने की जरूरत है, अंतिम रूप से मान लेने की जरूरत नहीं मैं करता हूँ। घास की पत्तियां कई लोगों ने बताया 1855 में, और अलग अलग एक संचयन टाइप का उनकी कविताएं, बहुत सारी कविता पुस्तकों से एक संचयन उन्होंने तैयार किया, और यह भी ओझल हो जाता। पहला एडिशन ठीक कहा, 9 एडिशन उनके जीवन काल में इसके निकले, घास की पत्तियां के 9 एडिशन निकले, और 8वां एडिशन 7 एडिशन तक लगातार वो रिवीजन करते रहे कविताओं की। 8वां एडिशन में उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया, और 9वां एडिशन भी उनके जीवन काल में छपा। तो एक घास की पत्तियों में है क्या चीज? घास की पत्तियां, जैसा मैंने पहले कहा, विविधता तो अद्भुत विविधता है, और छोटी छोटी कविताओं में जैसे इन्होंने कहा स्त्री के प्रति बहुत सम्मान है। उन्होंने कहा कि जननी जो है दुनिया की सबसे बड़ी पवित्र चीज जो है ये चीजों को। मुक्त छंद के बारे में किसने चर्चा की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, और एक तुलनात्मक रूप से लिखा है। निराला की कविताओं पर विचार करते हुए और मुक्त छंद की कविताओं पर विचार करते हुए उन्होंने वॉल्ट व्हिटमैन को भी याद किया। लेकिन चूंकि आचार्य शुक्ल मुक्त छंद के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने ना निराला की तारीफ की और न उन्होंने वॉल्ट व्हिटमैन की तारीफ की। वॉल्ट व्हिटमैन की मुक्त छंद से के प्रति वे बहुत उदासीन थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक और महत्वपूर्ण चीज की ओर इशारा करना चाहता हूँ कि
दिनेश्वर बाबू ने बहुत संवेदनशील कवि थी। उनकी कविताएं मैंने नहीं देखी है। मेघा जी ने मुझे बताया कि उनके पास जो डायरी खोल गए उनकी कविताएं लिखी है, मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि वाल्ट व्हिटमैन की कविताओं को जिस रूप में मैं बहुत प्रभावित और इन कविताओं को मैं देखना चाहूँगा कि वो कविताएं कैसे कविताएं थी। अब वाल्ट व्हिटमैन ने क्या किया? वाल्ट व्हिटमैन ने प्रचलित कविता, अमेरिका में जो प्रचलित कविता की सदियों से आती कविता की जो धारा पर है, उसमें न केवल उन्होंने भावबोध में परिवर्तन किया, बल्कि उसकी संवेदना में भी परिवर्तन किया। कहना यह चाहिए कि कविता का एक नया कैनन तैयार किया, कविता का एक ऐसा कैनन तैयार किया जो आज भी जीवंत और जागृत है, ऐसा कैनन उन्होंने तैयार किया। कुछ कविताएं लोगों ने सुना दी है, कुछ सुनाना है। इसमें एक कविता है पामनाक से चलकर, पामनाक जहां वो रहते थे वाल्ट व्हिटमैन, उसका नाम है, और दूसरा है आत्मदान। अब मुक्तिबोध के साचार शब्द वो हमने लिया है, और दिनेश्वर बाबू यदि नहीं होते तो उसकी कविता में साचार शब्द नहीं है। उन्होंने इस कविता का एक पंक्ति जो अनुवाद किया है उसका है, मैं जनता का सखा और सहचर। तो वाल्ट व्हिटमैन की कविता की पंक्ति है जिसको में वो लिखते हैं, बहुत गरीबी और संघर्ष के दौरान 21 वर्ष में इन्होंने लॉन्गमैन करके जो लॉन्गमैन आइलैंडर पत्रिका का संपादन किया, बार बार नौकरी छोड़ी घर की गरीबी को दूर करने के लिए, और इसके बीच लिखने पढ़ने का काम किया। और एक बार एक पत्रिका भी निकाली इन्होंने, और उस पत्रिका निकालने के बाद उनकी हालत खराब हो गई, और बाद में फिर उन्होंने कंपोजिटर की नौकरी ज्वाइन की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिनेश्वर बाबू ने इसकी एक चीज संकेत किया है, और मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ। अब समय आ गया है, कि वाल्ट व्हिटमैन को उनका प्राप्त प्रदान किया। तो देखिए 200 साल के बाद, तो जैसा किसी ने कहा कि आज फैशन में नहीं है, ये कविता और ये सारी चीजें उस तरह नहीं होती, वस्तुओं की तरह, हेयर स्टाइल की तरह, ऑर्नामेंट्स की तरह कि वक्त के साथ फैशन बदलने के साथ छूट हो। ये सब जीवन के अस्थायी मूल्य होते हैं, और जिसका निर्माण सदियों में होता है, और इसके निर्माण के पीछे गहनतम अनुभूति होती है। इसलिए फैशन में कौन है कौन नहीं है, ये साहित्य में वो फैशन उस तरह से नहीं चलता है जैसे बात है आज के आदमी बदल रही है। कविता को लेकर के खास करके मैं इसके विरोध में हूँ। कविता फैशन से आउट हो गया है, कभी फैशन से 2000 वर्षों के बाद भी कोई कवि आ सकता है। किसने सोचा था कि शिवजी जी ने नहीं किया, कवि को छोड़ दिया और कवि फिर आ जाएगी। उन्होंने जो प्रयोग बनाए, त्रिवेणी जो बढ़ाई, तो त्रिवेणी से हटाकर 1000 दूसरा त्रिवेणी ने कवि को रख दिया। तो ये समय निर्णय करेगा, लेकिन दिनेश्वर बाबू को कैसे महसूस हुआ, क्यों महसूस हुआ, इस पर गौर करने की बात है कि वाल्ट व्हिटमैन जैसे जिस कवि को आदि कवि कहा गया है, अमेरिकी कविता का आदि पुरुष वाल्ट व्हिटमैन, और जिसको अमेरिका का टॉलस्टॉय भी कहा गया, उस कवि को प्राप्त नहीं मिला। उस कवि को प्राप्त देने के लिए ही उन्होंने उसकी कविताओं का अनुवाद किया, ताकि अभी भी वाल्ट व्हिटमैन की कविताएं पढ़कर आप न केवल संवेदनशील हों बल्कि अच्छे मनुष्य बन सकें। मुझे तो लगता है कि जो मैं जोड़ने वाली बात जो करना चाहता था कि वाल्ट व्हिटमैन तो बहुत दूर के थे, 10,000 किलोमीटर दूर थे, 200 वर्ष पहले हुए थे लगभग। दिनेश्वर बाबू जो अभी अभी गुजरे, उनको हमने उनका प्राप्त क्या दिया, कितना बड़ा काम कर गए वो, फादर गुडके के साथ मिलकर के, इसका एहसास हिंदी समाज को ठीक से नहीं। और यदि यह एहसास होता है हिंदी समाज को, कम से कम 15 दैनिक अखबार हिंदी के निकल रहे हैं दिल्ली से,
किसी भी अखबार में एक पंक्ति की खबर नहीं है। दिनेश्वर बाबू उधर करने लायक नहीं थे। उनका यही परिचय नहीं है कि उन्होंने सहयोगी थे कामिल गुड़ के क्या, उनका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व। उन्होंने हजारों छात्र तैयार किए, उनको उनमें साहित्यिक समझ दी, लेकिन हमने उनकी अपना। मित्रों, मुझे लगता है कि वॉल्ट विटमैन की लड़ाई दिनेश्वर बाबू चंद्रवली थी, दिनेश्वर बाबू लड़ते रहे। अब दिनेश्वर बाबू की लड़ाई कौन है? मुझे सचमुच आत्मग्लानि हो रही है। बहुत चीजों को हम याद रखते हैं, लेकिन उन लोगों को हम भूल जाते हैं जिन्होंने कई पीढ़ियों का निर्माण किया। रांची यूनिवर्सिटी से उनके प्राध्यापन काल में कम से कम मेरा अंदाज है कि हिंदी के 20 बैच निकले, 30-40 भी हो सकता है, ज्यादा है। कुछ लोग यहाँ देवेंद्र में बैठे हुए हैं, जेएनयू में हैं। किसी में ये इतनी भी नहीं हुई। एक छोटी मोटी खबर जो दिल्ली के अखबार में थी, दूरदर्शन की बात हो रही है, रेडियो स्टेशन की बात हो रही है। ये लड़ाई में कई बार उनका से लड़ चुका हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि हर बार ये लड़ाई में किसी से। इसकी भी एक सीमा होती है और कई साहित्यकारों की ये लड़ाई में लड़ चुका हूँ। श्रद्धांजलि में लिखता रहा हूँ जो तरह के साहित्यकारों की श्रद्धांजलि पथ पत्रिकाओं में लिखता रहा। तो ये बातें कुछ बातें हैं। हाँ, एक और बात मुझे याद आ गई कि ये कितने बड़े कवि है, इसका एहसास मुझे हुआ जब मुझे क्यूबा में अर्नेस्ट हेमिंग्वे की लाइब्रेरी को देखने का मौका मिला। मैंने देखा क्यूबा के बाहर, आउट ला हवाना कैपिटल के बाहर आउट स्कर्ट है, उस आउट स्कर्ट में फिंका बिगिया की जगह है, बहुत खूबसूरत, जिसके साथ अटैच वो स्विमिंग पूल भी है, गेस्ट हाउस भी है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे 3 कार रखते थे अपने मित्रों के लिए और 6 महीना अमेरिका में रहते थे और 6 महीना क्यूबा में रहते थे। द ओल्ड मैन इन सीग आधा भाग जो लिखा गया है वो क्यूबा में रहकर लिखा है। सांटियागो जो उसका कैरेक्टर है द ओल्ड मैन इन द सी का, थानवीर मेरे साथ गए थे, उन्होंने मुझे बताया कि 3-4 साल पहले 2007 में हम गए थे, 3-4 साल पहले तो वो जुड़े थे सांटियागो, मेन कैरेक्टर है ओल्ड मैन से। तो मैं कह रहा था कि उनकी लाइब्रेरी से 50 किताबों का नाम मैंने नोट किया। मेरी उत्सुकता यह थी कि द ओल्ड मैन एंड द सी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली अर्नेस्ट हेमिंग्वे। और किताबें रखी हुई थी, वो डोरी लगी हुई थी, न छू सकते थे और न बहुत करीब जा सकते थे, सावधानी बरतनी थी। तो मैंने देखा कि उसमें एमिली डिकिंसन और वॉल्ट विटमैन की गिरी की तरह अर्नेस्ट हेमिंग्वे की लाइब्रेरी के बारे में कहा। और किताबें देखते देखते एक किताब मुझे मिली और वो किताब थी द लाइफ ऑफ द फिशरमैन। और मुझे लगा कि शायद लाइफ ऑफ द फिशरमैन ऐसी कविता है, जिन्होंने ऐसे किताब है उपन्यास जिसने अर्नेस्ट हेमिंग्वे को संभवतः द ओल्ड मैन सी पढ़ने के लिए किया। कुछ कविताओं का सिलेक्शन मैंने मित्रों किया था। पहली कविताएं तो प्रभात रंजन जी ने पढ़ दी, तो तुम्हारे दरवाजा बंद मत करो कि युद्ध के कुछ अनुभव लेकर मैं आया हूँ। बहुत ज्यादा नहीं, छोटी सी कविता को पढ़ देता हूँ, लगे अनुवाद कैसा हो जाए। अंग्रेजी में कविता का शीर्षक है इफ whom I love day and night। मैं जिसे दिन रात प्यार करता हूँ, मैं जिसे दिन रात प्यार करता हूँ, मैं जिसे दिन रात प्यार करता हूँ, उसके स्वप्न में मैंने सुना कि उसकी मृत्यु। मैं जिसे दिन रात प्यार करता हूँ, उसके स्वप्न में मैंने सुना कि उसकी मृत्यु हो गई है।
और मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे उस प्रिय को लोगों ने जहां समाधि दी थी, और मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे उस प्रिय को लोगों ने जहां समाधि दी थी मैं वहां गया हूं, किंतु वह वहां नहीं। मैं वहां गया हूं किंतु वह वहां नहीं है। और मैंने स्वप्न में देखा कि इसकी खोज में मैं कब्रिस्तानों में भटक, और मैंने स्वप्न में देखा कि इसकी खोज में मैं कब्रिस्तानों में भटक रहा हूं, और मुझे यह पता चला कि प्रत्येक स्थान कब्रिस्तान, और मुझे यह पता चला कि प्रत्येक स्थान कब्रिस्तान है। जो घर जीवन से परिपूर्ण थे वे समान रूप से मृत्यु से ही परिपूर्ण। यह घर अभी भी वैसा ही है। सड़कें, जहाजी बेड़े, मनोरंजन के स्थान, शिकागो, बोस्टन, फिलाडेल्फिया, मैनहट्टन मृतकों से उसी प्रकार भरे थे जिस प्रकार जीवित थे, और कहीं अधिक परिपूर्ण हो, जीवितों की अपेक्षा कहीं अधिक विपुलता से मृतकों से परिपूर्ण। और मैंने जो स्वप्न में देखा था, मैं हर व्यक्ति को और हर उम्र के आदमी से यह कहूंगा, और मैं इस समय से उससे बता हूं जो मैंने स्वप्न में देखा था। और जब मेरी इच्छा कब्रिस्तानों को और उन्हें विचार योग्य और यदि मृतात्माओं के स्मारक जैसे पैसे लगा दिए गए हों, यहाँ तक कि उस कमरे में जहाँ मैं भोजन करता या सोता हूँ तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। और यदि किसी ऐसे व्यक्ति के शव को, जिसे मैं प्यार करता हूँ, या कि मेरे अपने शव को विधिवत चूर्ण कर दिया जाता और समुद्र में बहा दिया जाता है, तो मुझे कोई असंतोष नहीं होगा, अथवा यदि वह हवाओं में बिखेर दिया जाता है तो मुझे संतोष ही होगा। बस आखिरी 1 मिनट और हम लोग लेंगे। किसी धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकता के लिए नहीं, क्योंकि जैसे हमने शुरू से कहा था कि गोष्ठी बिल्कुल अनौपचारिक है। एक पक्ष रह गया था डॉक्टर दिनेश प्रसाद की अपनी कविताओं का। नीला प्रसाद एक छोटी सी कविता उनकी पढ़ेगी। बस इसके साथ हम लोग कार्यक्रम समाप्त करेंगे। धन्यवाद। जैसी किसी औपचारिकता के द्वारा ये कविताएं दरअसल विमल कुमार जी को पढ़नी थी पर वो अनुपस्थित। कविता चुनने में बड़ी मुश्किल होती, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं उनकी पहली कविता और आखिरी कविता पढ़ देती हूँ। पहली कविता 60 के दशक की कभी होनी चाहिए, उसमें तिथि नहीं लिखी, लेकिन उसकी अगली कविता में 62 की तिथि है, तो मेरे ख्याल में ये 60 या 61 की कविता होगी। संकल्प। मुझे अपना ईसा स्वयं होना है, अपना सलीब स्वयं होना है, और हर बीते क्षण की समाधि से हर नए क्षण में पुनर्जीवित होना है, और अपने जीवन के समस्त पातकों को स्वयं क्षमा करना है, स्वयं होना है। मुझे अपना ईसा स्वयं होना है, अपना सलीब स्वयं होना है, और हर बीते क्षण की समाधि से हर नए क्षण में पुनर्जीवित होना है, और अपने जीवन के समस्त पातकों को स्वयं क्षमा करना है, स्वयं होना है। मैंने सोचा था फसल जब पकेगी काट लूंगा, फूल जब खिलेंगे तोड़ लूंगा, बिना खिड़की खोले प्रभात के आतक को अपने हिस्से में सबसे ज्यादा बांट लूंगा। किंतु बिना चोट सहे बनने का सुख, बिना शार हुए बसने का सुख, बिना धुंधुआए अपनी गोदी लकड़ी को यज्ञ की अग्नि से जलने का सुख किसने पाया है, किसी ने पाया है। अपना गुलाब खिलाने को मेरे रुधिर को खाद बनने दो, अपना वसंत लाने को मेरे पतझड़ को सड़ने दो, गलने दो, अपना उदयाचल पाने को मेरे असंख्य अभियानों को गुमराह होने दो, हाथ धोने दो। और ये आखिरी कविता जो इस डायरी में 2007 की है, पढ़ी गई है 26/3/2007, 3 पंक्तियों की है। बसंत का सौदा।
बसंत का सौदा कितना महंगा है, पेड़ों के सभी सूखे पत्तों के सोने से जंगल ने इसको खरीदा है। बसंत का सौदा कितना महंगा है, पेड़ों के सभी सूखे पत्तों के सोने से जंगल ने इसको खरीदा है। डायरी में आज भी पढ़ी ये भी ये भी उतारो बार बार